Assalamualaikum students. My name is Mohammad Adnan Harun and I am doing teaching since last 20 years in commerce group section in different areas of Karachi. आज की वीडियो का मकसद वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स से रिलेट करते हैं उनके लिए, और ये बिल्कुल बिगनिंग से है। यानी सबसे पहले हम हेड ऑफ अकाउंट्स की तरफ जाएंगे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओनर, सिक्योरिटी, एक्सपेंस क्या होते हैं, उन सब की डिटेल आज देखेंगे। और इसके बाद भी वन बाय वन हम डिफरेंट वीडियोज़ की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हेड ऑफ अकाउंट्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो 5 टाइप्स होती कौन सी हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लायबिलिटीज़, नंबर 3 प्रोप्राइटरशिप, नंबर 4 एक्सपेंस और नंबर 5 रेवेन्यू। हम अगर इन पांचों पार्ट्स को मुकम्मल तौर पर सीख लेते हैं तो यकीनन आगे अकाउंट्स को समझना बहुत बेहतर हो जाता है। तो अब इस हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और इनके मतलब क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट्स की। एसेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन अगर बताऊं तो वो तमाम चीज़ें जो किसी भी कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी हो एसेट कहलाती हैं। मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ दोबारा, वो तमाम चीज़ें जो किसी भी कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी हो एसेट कहलाती हैं, या सोर्स ऑफ बिजनेस या भी कह सकते हैं। यहाँ पर एसेट्स की 2 टाइप्स हैं। पहली करंट एसेट, दूसरी फिक्स एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो अपनी वैल्यूज को 1 साल के अंदर अंदर एक्सचेंज कर लेते हैं, हम उन्हें करंट एसेट कहते हैं। नंबर 2 फिक्स एसेट, वो एसेट्स जो अपनी वैल्यूज को 1 साल के बाद एक्सचेंज करते हैं, हम उन्हें फिक्स एसेट कहते हैं। अब आ जाते हैं कि ये करंट में क्यों आ रहा है या ये फिक्स में क्यों आ रहा है। मेरी डेफिनेशन को याद रखिए और उसके हिसाब से फिर हम आगे चल के इसको देखेंगे कि ये क्यों इस तरह से पुटिंग में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश की। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है या सबसे बड़ी सोर्स है वो पैसा ही है, ठीक है। और डेफिनेशन के मुताबिक वो तमाम चीज़ें जो किसी भी कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी हो वो एसेट कहलाती हैं। तो कैश किसी भी कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि सबसे ज़रूरी है, इसलिए हमने उसे एसेट में रखा हुआ है। अब ये करंट क्यों है, इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरा एक पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप पे जब मैं सुबह जाता हूँ तो वहाँ 50,000 रुपये पड़े हैं। तो क्या शाम तक वही 50,000 रुपये पड़े रहेंगे? जवाब आएगा नहीं, बल्कि हर मिनट मिनट पे वहाँ पैसे आते जाएंगे और हमारे पास अमाउंट बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और शाम में शायद वो 3 या 4 या 5 लाख रुपए हो जाएंगे, यानी वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। मैं इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं कर रहा, वैल्यू एक्सचेंज यानी तब्दील होने की बात कर रहा हूँ कि वो एसेट्स जो अपनी वैल्यूज को 1 साल के अंदर एक्सचेंज करते हैं, हम उन्हें करंट एसेट में रखते हैं। तो यकीनन कैश अपनी वैल्यू को एक्सचेंज कर रहा होता है और 1 साल में नहीं बल्कि दिन में कई बार कर लेता है कारोबार में, इस वजह से हमने इसको करंट में रखा होगा। ये जो करंट और फिक्स का जो डिफरेंस है कि ये वैल्यू एक्सचेंज करना, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ होती क्या है जिसकी वजह से हम इसको करंट कह रहे होते हैं या फिक्स कह रहे होते हैं। सिंपल, जो वैल्यूज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक की। यकीनन किसी भी कारोबार को चलाने के लिए बैंक भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसे एसेट में रखा हुआ है। अब ये करंट क्यों है, हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो दिन में, हफ्ते में या महीने में या बहुत ज़्यादा 1.5 महीने में ज़रूर हो जाती हैं। तो वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है। जब वैल्यू एक्सचेंज होती है तो हम उसको करंट एसेट में ले जाते हैं, इसलिए हम बैंक को भी करंट एसेट में ही रखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। इन तीनों का मतलब हम किसी को उधार में सामान बेच रहे हैं, और जब बेच रहे हैं उधार में तो इसका मतलब ये है कि हमने उनसे कुछ पैसा वसूल करना है। जब वसूल करने की बात आती है तो हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, रिसीवेबल। यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। इन तीनों कंडीशंस के तहत हम पैसा वसूल करते हैं लोगों से, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिखा है। अब ये एसेट क्यों है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब अपना एक्शन कंप्लीट करेंगी तो इनके ज़रिए हमें क्या चीज़ मिलेगी, चेक। अगर चेक मिला तो बैंक में चला जाएगा, कैश होगा तो डायरेक्ट यहाँ, यानी ये तीनों चीज़ें यहाँ या यहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें एसेट कहते हैं। और अपनी वैल्यूज को भी ये साल में कई बार एक्सचेंज कर लेते हैं जब हम अपने कस्टमर से पैसा वसूल करते हैं, यानी वैल्यू भी इनकी साल भर के अंदर अंदर एक्सचेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से हमने इसे करंट एसेट कहा। सबसे इंपॉर्टेंट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती क्या है, हम इसकी बात करते हैं। गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ज़्यादातर ये 3 नाम है जो हमारी काउंटिंग की बुकों में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब वो कारोबारी सामान
जिसे हम कारोबार के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने शुरू में पेट्रोल पंप की एग्जांपल दी, तो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल है वो मेरे लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होगा और यकीनन वो कारोबार की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और अगर कारोबार की ज़रूरत है तो डेफिनेशन के मुताबिक वो मेरा एसेट होगा। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम अपना एसेट कहते हैं। रीज़न आपको पता है कि कारोबार के लिए ज़रूरी है, सोर्स है। साथ में ये अपनी वैल्यूज़ को एक्सचेंज करता रहता है। कैसे एक्सचेंज करता है? सुबह हमने 1 लाख का पेट्रोल भरवाया, क्या शाम तक वो 1 लाख का पेट्रोल पंप पे भरा रहेगा? नहीं, बल्कि वो कम हो जाएगा, शाम में फिर कम हो जाएगा, फिर सुबह बढ़ जाएगा। तो वो वेट वॉल्यूम पे अपनी वैल्यू को एक्सचेंज कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम उसे करंट में रख रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरफ। ऐसे एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पेड कर देते हैं, यानी वो अपनी अदायगी के टाइम पर नहीं बल्कि उनकी अदायगी से पहले ही उनको अदा कर दें, तो हम ऐसे एक्सपेंसेस को प्रीपेड यानी पहले से पे करने वाले एक्सपेंस कहते हैं, और हम इनको एसेट में ही रखते हैं और ये मंथ बाय मंथ कम होते जाते हैं, तो अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज कर लेते हैं, इसलिए हमने इसको करंट एसेट में रखा है। अब इस पार्ट के बाद इसका दूसरा पार्ट फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में सबसे पहले डेफिनेशन दोबारा रिपीट करते हैं कि वो तमाम एसेट्स जो अपनी वैल्यूज को 1 साल के बाद एक्सचेंज कर रहे हो, हम उन्हें फिक्स एसेट कहते हैं। अब उसमें चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं? लैंड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, ये तमाम वो चीज़ें जो कारोबार चलाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए एसेट कहला रही हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी वैल्यूज़ को जल्दी जल्दी एक्सचेंज नहीं कर रहे होते, बल्कि हम बहुत लॉन्ग टर्म इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने इनको फिक्स एसेट में रखा हुआ है कि ये तमाम चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक कारोबार में इस्तेमाल हो रही होती हैं। ज़मीन भी बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल होती है। इक्विपमेंट क्या है? मशीनरी है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म, साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल तक इस्तेमाल हो रही होती है। फर्नीचर भी इसी तरह से कारोबार में पड़ा रहता है और इस्तेमाल होता रहता है। हम उसको बेचकर बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पड़ा रहता है और उसको हम यूज़ करते रहते हैं और एक लंबे अरसे तक करते हैं। इसी तरह फिक्सर क्या होते हैं? जो चीज़ें दीवार में या प्लांट में फिक्स हो जाती हैं, वो भी लंबे अरसे तक के लिए, जैसे हमारे स्प्लिट हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम साल भर में अपने स्प्लिट तब्दील करते रहते हैं, बल्कि 8-8 10-10 साल तक उनको यूज़ करते हैं, यानी वो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमने उनको लॉन्ग टर्म यानी फिक्स एसेट में रखा है। तो ये सब कारोबारी चीज़ें थी जिनको हम एसेट कहते हैं। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ के लिए हमारे पास अगर मीनिंग की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। हम पर कारोबार में रहते हुए जितनी भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उन सब को हम लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, उर्दू में जिम्मेदारियां यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लायबिलिटीज के भी 2 हिस्से हैं, पहला करंट लायबिलिटीज, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो अपनी वैल्यूज को 1 साल के अंदर अंदर एक्सचेंज कर लेते हैं, हम उन्हें करंट में शो करते हैं। और ऐसी लायबिलिटीज जो अपने आप को 1 साल के बाद एक्सचेंज करेंगी, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी। अब बात कर लेते हैं इन पार्ट्स की। अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, बिल्स पेबल, इन तीनों का मतलब तकरीबन सेम ही है कि जब हम किसी से सामान उधार पर अब लेते हैं, यानी हम किसी से सामान परचेज करते हैं, तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ देना है आने वाले टाइम में। देने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पेबल। तो यहाँ पे भी हमारे पास अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, बिल्स पेबल के 3 नाम है। इन तीनों का मतलब यही है कि हमें वक्फे से अपने परचेजर या वेंडर को, जिनसे हमने सामान खरीदा है, उनको पेमेंट करनी है। पेमेंट करनी है हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए लायबिलिटीज में है। और ये लायबिलिटीज ऐसी नहीं है कि 2-2 साल 4-4 साल के बाद देनी है, बल्कि महीने 1.5 महीने में हम वो लायबिलिटीज पे कर देते हैं। इस वजह से ही हमने इन लायबिलिटीज को करंट में रखा है। नीचे आ जाते हैं एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड का मतलब होता है इजाफा और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, यानी ऐसे खर्चे जो अपनी ड्यू डेट से ओवर हो जाएं और हमने उनको पे ना किया हो। सपोज बिजली का बिल है, आ गया, 30 तारीख हो गई, अब उसे पे करना था और हमने उसे अदा नहीं किया, वो 1 की जगह 2 महीने या 3 महीने का हो गया, यानी वो बिल बढ़ता जा रहा है और हम उसकी अदायगी नहीं कर रहे, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं और वो हमारी जिम्मेदारी में आ जाते हैं। जिम्मेदारी में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अब वो हमें भरने हैं, नहीं भरेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो अनपेड हो, पेबल हो, हम उनको एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं और करंट में रखते हैं, क्योंकि वो साल या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि हमें मंथली या 2-3 महीने में उनको पे कर उनकी पेमेंट्स को कंट्रोल में लाना होता है, और हम उसे करंट में भी इसलिए रख रहे होते हैं। अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो हम लोगों से या किसी से भी वसूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले की सर्विस हमने अभी तक किसी को प्रोवाइड नहीं की होती। यानी पैसे ले लिए हैं
और उसके बदले का काम हमने अभी तक नहीं किया है, तो वो काम कर दें। उसके लिए क्या होगा कि हम जो टाइम लें उस टाइम पे वो काम कर दें या फिर वो पैसा उनको वापस कर दें। दोनों सूरतों में वो कंडीशन हमारे लिए जिम्मेदारी ही बनी रहेगी जब तक वो फुलफिल ना हो जाए। तो जब तक ये जिम्मेदारी हम अदा नहीं कर देंगे, जिस वजह से हमने पैसा लिया है, वो हमारे लिए लायबिलिटी बनी रहेगी। इसलिए हमने इसको करंट में भी लिखा है, क्योंकि ये करंट में ही कंडीशन शो कर रही होती है। आगे चलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो लंबे अरसे तक चलती हैं या बहुत लॉन्ग टर्म 2 साल 4 साल 6 साल तक चलती हैं या उससे भी ज़्यादा अरसे के लिए हों, हम उन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसमें भी बहुत से नंबर्स या नाम्स आ जाते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट या जो चूज करके जो हमारे यहाँ यूज होते हैं वही वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बुकों में आप मजीद इसकी लिस्ट देख सकते हैं, मैं अपने पेज यदि मास्टर अकेडमी पे भी डाल दूंगा इसकी लिस्ट, ताकि वहाँ से भी आप उसको समझ लें और उनके वर्ड्स की क्लासिफिकेशन मजीद देख लें। बात करते हैं मोर्गेज पेबल की। ये मोर्गेज होता क्या है? मोर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। गिरवी रखना, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो श्योरिटी के तौर पे कोई ना कोई चीज़ बैंक में गिरवी रखवानी पड़ती है, यानी मोर्गेज करवानी पड़ती है। और जब मोर्गेज करवानी पड़ती है तो 2 साल 4 साल 6 साल जब तक हम वो लोन पूरा कंप्लीट ना कर दें तब तक वो कागजात हमें नहीं मिलते जो हमने मोर्गेज किया है। यानी जिम्मेदारी लंबे अरसे तक चलती है। लंबे अरसे तक चलती है तो हम इसको लायबिलिटी तो कहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म या नॉन टर्म लायबिलिटीज कहेंगे कि ये लंबे अरसे की लायबिलिटी है। इसी तरह डिबेंचर्स की बात कर लें तो ये भी शेयर्स की एक किस्म है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं और अपने शेयर्स उनके नाम पे कर देते हैं 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल या इससे भी ज़्यादा मुद्दत के लिए, और एक टाइम के बाद हम वो पैसा उनको देकर अपने शेयर्स वापस ले लेते हैं। यानी ये भी हम लायबिलिटी ही में कंसिडर कर रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म पे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लंबे अरसे तक के लिए हमारे पास चल रही होती हैं। आई होप कि आपको करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? मिल्कियत का खाना, यानी मालिक से रिलेटेड। ये हमारा तीसरा पार्ट है चार्ट ऑफ अकाउंट का। प्रोप्राइटरशिप को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा कि प्रोप्राइटरशिप को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। अब इस प्रोप्राइटरशिप में मिल्कियत के सिर्फ 2 ही हिस्से हैं। वो 2 हिस्से हमारे पास कौन से हैं? पहला हिस्सा कैपिटल अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, यानी वो पैसा जो मालिक अपने कारोबार में लगाता है हम उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और अमाउंट विच इज विड्रॉ बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज, यानी वो पैसा जो मालिक अपने जाती खर्चे के लिए कारोबार से निकालेगा हम उसे ड्राइंग कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, या वो चीज़ें जो हमारे पास नुकसान में आ जाए या नुकसान क्रिएट कर रही हो हम उनको भी एक्सपेंस में ही डाल देते हैं। सबसे पहले चलते हैं परचेज पे। यकीनन हम कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो खरीदते वक्त हमारा पैसा खर्च होगा। जब हमारा पैसा खर्च होगा तो हम कहेंगे कि जी पैसा खर्च हो गया। जब खर्च हो गया तो वो एक्सपेंस पे चला जाएगा। तो परचेज को एक्सपेंस पे रखने की वजह यही है कि हमारा पैसा खर्च हो रहा होता है, और जब पैसा खर्च होगा यूज होगा तो हम उसको एक्सपेंस पे लिखेंगे। सेल्स रिटर्न एक्सपेंस में क्यों है? सिंपल, हमने किसी को सामान बेचा और वो सामान हमारे पास वापस आ जाता है। वो सामान वापस आने का रीज़न क्या होगा? यह यकीनन उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो सामान वापस आ रहा है। तो उस पर जो कॉस्ट लगी वो भी लॉस में गई और उसको ठीक करने में मजीद कॉस्ट लगेगी जो भी उसकी कॉस्ट बढ़ा देगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस मजीद बढ़ जाएगा। और जब एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है या एक्सपेंस क्रिएट हो रहा होगा तो हम उस एक्शन को एक्सपेंस में ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी सेल्स रिटर्न को हम एक्सपेंस में ले जाएंगे क्योंकि वो खर्चा बढ़ रहा है या खर्चा हो रहा है। सेल डिस्काउंट, एक चीज़ हमने 50,000 रुपये की बेचनी थी लेकिन एक कस्टमर हमसे वही चीज़ 49,000 रुपीज़ में ले जाता है, यानी 1,000 रुपये कम में ले जाता है। तो वो जो 1,000 रुपये हमें कम मिले जो हमने डिस्काउंट के नाम पे कस्टमर को छोड़ दिया वो हमें मिल भी सकते थे, लेकिन फ़िलहाल नहीं मिले हैं तो हम उसको अपना नुकसान एज्यूम करेंगे। और अगर नुकसान एज्यूम करेंगे तो उसको हम अपना एक्सपेंस तस्वुर करेंगे, क्योंकि जो भी नुकसान होता है हम उसको भी अपना एक्सपेंस तस्वुर करते हैं। आगे सिंपल वर्ड्स आ रहे हैं। रेंट एक्सपेंस, सिंपल आप घर या किसी भी जगह का किराया देते हैं तो वो जो किराया आप दे रहे हैं वो एक्सपेंस है क्योंकि खर्चा हो रहा है। वेजेस, जो रोज़ाना लोगों को सैलरी दी जाती है, डेली वेजेस भी जिसे कहा जाता है, हम उसको यहाँ पर वेजेस एक्सपेंस के नाम पे इस्तेमाल करते हैं। सैलरीज जो मंथली दी जाती हैं हम उन्हें जो मंथली सैलरी पे कर रहे होते हैं वो हमारा महीना खर्चा होता है, वो भी एक्सपेंस में जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या है? जितने भी हमारे फिक्स एसेट होते हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है, यानी वो वैल्यू जो हमारे एसेट्स जो कि फिक्स उनमें से कम हो जाती है साल के साल,
हम उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट करके निकाल देते हैं और उसको डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। और क्योंकि वो वैल्यू कम हो रही है हमारी ही बनाई हुई हमारी एसेट में से, तो वो हमारे एसेट को कम कर रहा है। जब एसेट को कम कर रहा है तो हम उसको नुकसान समझते हैं अपना, और नुकसान समझते हैं तो हम उसको अपने खर्चे में डाल देते हैं। आगे चलते हैं बैड डेब्ट्स एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस का ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल से होता है, यानी हमें किसी कस्टमर से अगर 50,000 या 40,000 रुपये लेने थे और उसमें 2 या 4,000 रुपये हमें नहीं दिए और अब वो देने से मना कर रहे हैं, या काफ़ी टाइम से उनका अकाउंट क्रिएट हुआ और वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे खर्चे को हम बैड डेब्ट्स यानी बुरे और गहरे खाते में डाल देते हैं और हम उसको अपना नुकसान ही एज्यूम करते हैं। जब नुकसान एज्यूम करते हैं, एक्सपेंस समझते हैं, तो वो एक्सपेंस में ही रिकॉर्ड होगा। चलते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, यानी किसी भी वे से आमदनी आ रही हो, किसी भी जरिए से आ रही हो, हम उसको अपनी रेवेन्यू या इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल की। सेल यकीनन जो भी रोज़ की बिक्री होती है, जो भी रोज़ की सेल होती है, हम उसको अपनी आमदनी ही तस्वुर करते हैं। जब आमदनी तस्वुर करेंगे तो हम उसको सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड पार्ट आ जाता है परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न। यकीनन जब सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस का दर्जा रखते हैं, तो परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट भी हमारे लिए हमारी आमदनी का दर्जा रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। या हमें कोई चीज़ें वापस कर रहा था या हम किसी और को चीज़ें वापस कर रहे हैं। जब किसी और को चीज़ वापस करेंगे या कोई डिस्काउंट मिलेगा या रिटर्न करेंगे तो हम कुछ पैसा देने से बच जाएंगे, या यहाँ जो पैसा हम नहीं देंगे वो हमारी आमदनी होगी। तो परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न भी हमारी इनकम यानी रेवेन्यू का हिस्सा होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं रेंट इनकम। यकीनन हमने अगर बहुत से बैंगलोर या बहुत सी शॉप्स हमने रेंट पे दी हुई है, उससे जो पैसा हमें आ रहा है हम उसको रेंट इनकम कहेंगे। सर्विस इनकम, मैं एक टीचर हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लोग मुझे मंथली पेमेंट करते हैं, तो जो आमदनी मुझे मिल रही है वो मेरे लिए सर्विस इनकम कहलाएगी और मैं उसे रेवेन्यू यानी आमदनी में रिकॉर्ड करूँगा। कमीशन इनकम, कमीशन पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, स्टेट एजेंट्स काम करते हैं, कमीशन पे सामान बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं, और उन पे जो कमीशन उनको मिलता है वो उनकी आमदनी का जरिया बन जाता है। जब वो आमदनी का जरिया बन जाता है तो हम उसको कमीशन इनकम कहते हैं और वो रेवेन्यू में रिकॉर्ड होती है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप, एक्सपेंस, रेवेन्यू यानी जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स या हेड ऑफ अकाउंट जिसे कहा जाता है उसको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर कोई इशू हो तो मेरा ये नंबर नीचे आ रहा है 0345241169, इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करके सवाल भी कर सकते हैं अबाउट दिस कि अगर कोई इशू हो तो बिल्कुल मुझसे पूछिए व्हाट्सअप करके अपना नाम देके। इसके अलावा इस वीडियो को बार बार देखें, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बिल्कुल बेसिक वीडियो है। इसके बाद मैं आपको मज़ीद इसी से आगे के स्टेप्स की वीडियोस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। सबसे आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर अदनान हारून मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसे बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और दी मास्टर अकेडमी मेरा पेज है फेसबुक पे, उसे भी लाइक कीजिए। कोई भी सवाल हो तो दी मास्टर अकेडमी के पेज के थ्रू या कमेंट में यूट्यूब पे जाकर सर अदनान हारून पे पेज पे जाके चैनल पे जाके कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।